प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से सर्वप्रथम हमारे पास समय प्रबंधन पर चर्चा है, टाइम मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि समय का जीवन में कितना महत्व है। पूरे सेशन के दौरान ही समय का महत्व नहीं है, जब आप परीक्षा में बैठे हैं तब भी आपको समय की नज़ाकत को समझना होगा। आपको पता है कि पूरे सेशन के दौरान जो भी आपने विषय का ज्ञान एकत्रित किया है, उस पूरे के पूरे ज्ञान को परीक्षा के माध्यम से सिर्फ 3 घंटे आपको जो है दिए जाते हैं और उन 3 घंटों में जो है आपके पूरे सेशन के ज्ञान की जाँच की जाती है कि इस विद्यार्थी ने पूरे सेशन में अच्छे से पढ़ा भी है या नहीं। तो समय का जो है वो परीक्षा में बैठने के बाद भी महत्व है। जब आप परीक्षा में बैठे हैं, आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हमें जो है परीक्षा में मिले हैं। और उन 3 घंटों में ही आपने जो है पूरी परीक्षा को इस तरीके से करना है कि आप ये सिद्ध कर दें कि आप उस परीक्षा में बैठे हैं और अधिक नंबर लेने वाले, अधिक अंक लेने वाले आप ही वो छात्र हो जिसे विभाग ढूँढ रहा था, या ये कहें कि आपके शिक्षक ढूँढ रहे थे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि परीक्षा में बैठने के साथ ही हमारे पास ओएमआर शीट होती है उत्तर पत्रिका के पहले पन्ने पर, जिसमें आपने अपना रोल नंबर, अपना नाम तथा और जानकारी भरनी होती है। इसके बाद आपको ये भी पता है कि जब आप परीक्षा में बैठते हो, तो जो भी शिक्षक ड्यूटी पे होता है, वो आपकी उत्तर पत्रिका पर स्टैंपिंग करने के लिए भी आता है। फिर एक चार्ट भी आता है जिस पे आपके साइन करवाने होते हैं। और इन सारी बातों के बाद आप देखिए कि आपके पास कितना समय जो है परीक्षा में प्रश्नों को हल करने के लिए बचता है। मेरा बच्चों विद्यार्थी जीवन में ये अनुभव रहा है कि जब मैं परीक्षा में बैठता था तो मेरा एक अनुमान होता था कि यदि मेरे पास परीक्षा में मुझे 3 घंटे दिए गए हैं, तो आधा घंटा मैं अतिरिक्त कार्यों के लिए रखता था। अर्थात मुझे पता है कि किसी ने स्टैंपिंग करने आना है, किसी ने साइन करने आना है, फिर यहाँ वहां से थोड़ी बहुत जो है हमें आवाजें भी सुनाई देती हैं। मैं वो सारा कैलकुलेट करने के बाद आधा घंटा उसके लिए रख लेता था। तो मेरा मानना ये था विद्यार्थी होने के नाते कि मेरे पास सही मायने में लिखने के लिए 2.5 घंटा बचता था। अब मैं इसे 2.5 की जगह अगर पौने 3 घंटे कर दूं, तो आप देखिए कि आपके पास पौने 3 घंटे का समय वास्तविक समय है, जिस समय में आपने अपने अपनी उत्तर पत्रिका पर कार्य करना है। आपको हर विषय के संबंध में अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। जिस तरह से हिंदी की परीक्षा होगी, तो उसमें भाग क में आप कितना समय लोगे, भाग ख में आपको कितना समय लग सकता है, भाग ग में आपको कितना समय लग सकता है, और बाकी के जितने भी भाग हैं, आपको इन चीज़ों का अनुमान लगा के पहले से ही रखना होगा कि मुझे भाग क को इतने समय में जो है मुकम्मल कर लेना है, पूरा कर लेना है। आपको हर एक प्रश्न आपका कितना समय लेगा, आपको पहले से इसका अनुमान होना चाहिए। तभी आप अच्छे से अपनी परीक्षा जो है संपन्न कर पाओगे। क्योंकि आपको इसके बारे में पता है, आपके शिक्षक भी आपको बताते रहे होंगे कि उत्तर पत्रिका में प्रश्न पत्र को हल करने के बाद आपने एक बार फिर से अपने किए गए उत्तरों की जाँच भी करनी है। क्योंकि जब हम लिखने लगते हैं, तो उसमें गलतियाँ हो ही जाती हैं। हम ये सोच के आगे बढ़ेंगे, और जो गलतियाँ हमारी रह गई हैं, वो तभी ठीक हो सकती हैं जब हम उन्हें दोबारा जो है या पुनः जो है हम उन्हें पढ़ेंगे। समय प्रबंधन पर आपने जो है विशेष जोर देना है, प्यारे बच्चों। इसी तरह समय प्रबंधन के मद्देनज़र हमारे पास जो अगली बात है कि आपने परीक्षा में प्रश्न नहीं लिखना है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ, तो प्यारे बच्चों मेरा मानना है कि आप यदि प्रश्न लिखने लग जाएँ, तो आपका 1 से सवा घंटा आसानी से खराब हो जाएगा। मैं अपना 1 या डेढ़ घंटा प्रश्न लिखने में क्यों खराब करूँ? जब मुझे पता हो कि प्रश्न लिखने से मेरे नंबरों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। किसी भी पेपर चेकर ने प्रश्न लिखने के मुझे अतिरिक्त नंबर नहीं देने हैं।
तो मैं उस कीमती समय को प्रश्न लिखने की जगह उत्तर लिखने में क्यों ना लगाऊं? तो प्यारे बच्चों, कुछ विद्यार्थी प्रश्न उत्तर पत्रिका में लिखने लग जाते हैं। तो हमने क्या करना है, उत्तर पत्रिका में हमने प्रश्न नहीं लिखने। प्रश्न के आगे जो नंबर दिए होंगे, या तो वो 1, 2, 3 में होंगे या रोमन लिपि में होंगे। हमने वही जो प्रश्न के आगे लिखा है अंक, वही हमने जो है उत्तर पत्रिका में अपने उत्तर के आगे लिखना है। इस बात का हमने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न लिखना अर्थात अपना कीमती समय खराब कर देना है। अगला जो पॉइंट हमारे पास है, आपने किसी प्रकार की कटिंग से बचना है। बच्चों, जब हम लिखने लगते हैं, तो अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। मान लीजिए हमसे गलती हो गई है, लेकिन कुछ विद्यार्थी उन गलतियों को छिपाने के लिए क्या करते हैं, वो पेन के माध्यम से उनके ऊपर खिचड़ी बना देते हैं। मान लीजिए कोई शब्द आपके पास गलत हो गया है, आपने उस पे खिचड़ी नहीं बनानी है, या आपने पेन के माध्यम से उस पेपर पर, उस पेज पर जो है छेद नहीं कर देना है। वो देखने में बहुत बुरा लगता है, और ये बिल्कुल तय है कि जो चीज़ देखने में बुरी लगे, फिर उसका प्रभाव भी जो है वो नकारात्मक हो जाता है। हमने पूरी सोच समझ के, पूरी सजगता के साथ अपने अपनी परीक्षा में जो है आगे बढ़ना है। उसके लिए ज़रूरी है कि मान लीजिए हमसे गलती हो भी गई है, तो हमने एक लाइन्स में जो एक लाइन जो है उस शब्द पे लगा देनी है। उसका मतलब भी होता है कि इस बच्चे ने गलत किया था, और जो है इसने एक लाइन इस शब्द के ऊपर लगाई है, वो गलत ही है। जो पेपर चेक करता है उसे इस बारे में पता है। और अगर आपने खिचड़ी बना दी है, तब भी उसे पता है कि इसने गलत करके ये जो है ये इतने बुरे तरीके से पेज में छेद कर दिए हैं। तो आपने इस प्रकार की कटिंग से जो है परीक्षा में बचना है। अगला बच्चों, हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है लिखाई साफ व पढ़ने योग्य हो। जल्दबाजी में आपने परीक्षा में अपनी लिखाई को बहुत गंदा नहीं कर देना है। हमारी लिखाई साफ-सुथरी होनी चाहिए। हमने हड़बड़ाहट में नहीं लिखना है। हमें प्रश्नों के उत्तर आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में उत्तर लिखने लग जाएँगे। हमने धैर्य रखना है, सभी प्रश्नों के उत्तर साफ-साफ लिखने हैं, और इस तरह से लिखना है कि उन्हें पेपर चेक कर अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि पढ़ने के ही बाद उसने आपको नंबर देने हैं। अगर आपने इस तरीके से लिखा कि पेपर चेक कर उसे पढ़ने में जो है समस्या आ रही है, चाहे आपने उत्तर सही लिख दिया, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपका कहीं न कहीं अंक जो है पेपर चेकर ने काट लेना है। इसलिए हमने जो है अपनी लिखाई पर भी ध्यान देना है इन दिनों, और लिखाई पर ध्यान देने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा-थोड़ा 1 पैरा, या आप ये लगा लें 100 से 150 शब्दों की कोई रचना रोज़ हिंदी में करें। क्योंकि इससे आपकी लिखावट पर, आपकी लिखने की गति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए हमने लिखाई साफ और पढ़ने योग्य बनानी है। बच्चों, अक्सर परीक्षा में देखा जाता है कि कई बच्चे रंग-बिरंगे पेन लेकर आते हैं। किसी के पास काले रंग का पेन है, किसी के पास नीला भी है और लाल रंग का भी है, और अतिरिक्त रंगों के पेन भी विद्यार्थी जो है परीक्षा में लेके आते हैं। और दूसरी बात कि कुछ विद्यार्थी जो है वो नीले रंग का जेल पेन भी लेकर आते हैं। आपको पता होगा कि जो जेल पेन होता है, अगर आपने जेल पेन से कोई परीक्षा की है, गलती से कोई पानी की बूंद उस पेपर पर गिरती है, तो उससे क्या होता है बच्चों, पानी की बूंद गिरने से जेल पेन की जो इंक होती है वो पूरी की पूरी उत्तर पत्रिका पर फैल जाती है। उससे आपका पेपर भी जो है वो पढ़ने के लायक नहीं बचता। और दूसरी बात, जो रंग-बिरंगे पेनों की है, वो भी हमने नहीं करनी है। हमने सिर्फ़ एक नीले रंग का बॉल पेन इस्तेमाल में लाना है। उसी से हमने जो है अपनी परीक्षा देनी है। ये ना हो कि हम जो है कभी लाल पेन बरत रहे हैं, कभी नीला, और साथ में जो है हरा रंग लगा दिया है हमने, कोई और भी रंग लगा दिया है, जो हमारे हाथ में आ रहा है हम बस लगाए जा रहे हैं कि हाँ, ये कलरफुल लगे। हम वहाँ पर बच्चों ड्राइंग करने के लिए नहीं बैठे। पेपर चेकर ने ये नहीं देखना कि जो अ 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला अमनजोत है,
उसने जो है रंग-बिरंगे पेनों का इस्तेमाल किया है और इसे नंबर में ज़्यादा दे नहीं। उसने देखना कि क्या इसने उत्तर सही लिखा है, साफ-सुथरा लिखा है, कटिंग से बचा है ये बच्चा, तब उसने नंबर आपको अच्छे से देने हैं। रंग-बिरंगे पेनों से जो है एक बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता है और ये जो है आपने कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बातें अभी तक मैंने की हैं, आपने नोट की होंगी। बच्चों, अगला हमारे पास जो पॉइंट है, वो है निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का। हिंदी में आपको 4 अंक के निबंधात्मक प्रश्न आते हैं 3, 4 तिये 12 अर्थात 12 अंक के निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। अब वो जो निबंधात्मक प्रश्न है, क्योंकि अभी आगे चलकर हमने जो है प्रश्न पत्र के माध्यम से भी थोड़ा देखना है, तो निबंधात्मक जो प्रश्न हैं, वो एक तो साफ-सुथरे होने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों में आप कोशिश करें कि आप पॉइंट बनाकर आंसर दें। जिस तरह प्रश्न उदाहरण के तौर पर है, ममता का चरित्र चित्रण करें, तो आप उसके बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट बना सकते हैं। और एक और जो ज़रूरी बात है, वो ये है बच्चों कि आपको लगता है कि किसी निबंधात्मक प्रश्न में कोई ऐतिहासिक या किसी और तरह के महत्व का बिंदु है, कोई शब्द इस तरह का है जिसे आप चाहते हो कि पेपर चेकर की नज़र उस पर पड़े, तो आप उसे ज़रूर हाइलाइट करें। क्योंकि हाइलाइट करने से पेपर के नंबरों पर आपका प्रभाव पड़ता है। हाइलाइट करना कैसे है? मान लीजिए कोई शब्द है जिसे आप चाहते हैं कि पेपर चेकर की नज़र सीधी उस पे पड़े। आपने उस शब्द के नीचे एक लाइन लगा देनी है, अपने नीले ही पेन से, जिस पेन से आप लिख रहे हैं। बस उसका मतलब हाइलाइट हो गया कि आप चाहते हैं कि पेपर चेकर की नज़र सीधी उस पे पड़े। निबंधात्मक प्रश्न या पूरी प्रश्न पत्र में आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद बच्चों अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश में भी आपको पता है कि बच्चे जो है किस तरह से गलतियाँ करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पठित गद्यांश में एक पैरा होता है जिसमें से प्रश्न के उत्तर ढूँढ के करने होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक प्रश्न आपको दिया गया है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो उस प्रश्न का उत्तर क्या करते हैं, उस पैरे में से 3-4 लाइनें उठाकर वहाँ लिख देते हैं कि चलो जी, जो पेपर चेकर आप ढूँढ लेगा। तो वो भी जो है एक गलत रुझान है। आपने सटीक बात करनी है, जो आपसे पूछा गया है उसका उत्तर सही देना है। यहाँ-वहाँ की बातें नहीं मारनी। इसी तरह से अपठित गद्यांश में एक जो प्रश्न है, आता ही आता है कि शब्द होंगे 2 उनके अर्थ बताइए। उनके अर्थ भी जो है पहले आप उन शब्दों को देखें अपठित गद्यांश में कहाँ पर वो शब्द हैं। फिर देखें कि उसमें वहाँ से क्या अर्थ जो है निकल कर आ रहा है, तो आप अर्थ लिखिए। इसी तरह से एक प्रश्न होता है शीर्षक लिखिए। मान लीजिए मैं कोई फ़िल्म देखने जाता हूँ, किसी फ़िल्म का जो टाइटल है वो 1 या 2 पंक्तियों में थोड़ा होता है, वो 1 या 2 शब्दों में होता है। अभी अ, उदाहरण के तौर पे एक फ़िल्म देखिए, गदर फ़िल्म है, एक शब्द की फ़िल्म है, एक नाम है, एक टाइटल है, शीर्षक है उसका, 1 शब्द का है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शब्दों का हो जाएगा। ये थोड़ा होता है कि कोई विद्यार्थी जो है उसे 1 या 2 या 3 वाक्यों में लिख दे कि ये शीर्षक है, देख लीजिए आपको अच्छा लग रहा है। तो बच्चों हमने क्या करना है, आपने ये बात नोट रखनी है कि शीर्षक वाला प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा और शीर्षक कभी भी 1 वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य में नहीं होता। सिर्फ़ 2 या 3 वाक्यों में अधिक से अधिक आपने ढूँढ के उसे बनाना है। और दूसरी बात ये भी है बच्चों कि अपठित गद्यांश आपकी व्याकरण पुस्तक में से ही आएगा। ये नहीं है कि व्याकरण की पुस्तक से बाहर कहीं और से डाल दिया ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप व्याकरण पुस्तक में दिए गए अपठित गद्यांशों का अच्छे से सभी का अभ्यास कर लें। उससे क्या होगा कि आपको परीक्षा में बैठने के बाद किसी तरह की कोई भी समस्या जो है, वो नहीं आएगी। उसके बाद बच्चों, प्रश्न पत्र की रूपरेखा। विभाग आपके साथ समय-समय पर, आपके हिंदी शिक्षक समय-समय पर आपके साथ प्रश्न पत्र की रूपरेखा पर चर्चा करते रहे हैं। बच्चों, प्रश्न पत्र की रूपरेखा के बारे में आपको बहुत ज़रूरी जो है पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रश्न पत्र है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। उसमें किस तरह से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आपने व्याकरण पुस्तक को जो है अच्छे से याद किया है, आपने पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से याद किया है, लेकिन आपको ये पता ना हो कि इसमें से प्रश्न आने किस तरह से हैं, तो वो एक दुविधा का जो है प्रश्न बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको प्रश्न पत्र की रूपरेखा के बारे में अच्छे से पता हो।
आप अपनी स्क्रीन पर प्रश्न पत्र की रूपरेखा देख रहे हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले अपनी स्क्रीन के दाहिने और बाईं ओर देखें। बाएं ओर देखिए क्रम लिखे हुए हैं 1 से लेकर 15 तक। आप 1 से लेकर 7 तक देखिए, वो नीले रंग में है। बच्चों, ये आपके प्रश्न पत्र की रूपरेखा है। कितने नंबर का प्रश्न आपकी व्याकरण पुस्तक या पाठ्य पुस्तक में से आने वाला है, वो आप अपनी स्क्रीन पर एक सिंपल इस स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं। जो आप क्रम देख रहे हैं 1 से लेकर 7 तक, ये क्रम बच्चों भाग क में जो है प्रश्न जो आपसे पूछे जाएँगे आपके प्रश्न पत्र में वो यहाँ पर दिखाए गए हैं 1 से लेकर 7 तक। उसी तरह अगला भाग है 8 और 9 नंबर प्रश्न जो हैं आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। फिर इसी तरह 10 नंबर जो है वो अगला भाग है। फिर 11 नंबर एक अलग से भाग है। 12 और 13 एक भाग में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 14 नंबर अलग से एक भाग में पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्यारे बच्चों, आप देखिए 1 नंबर पर संधि है, समास है, भाववाचक संज्ञा निर्माण है और पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आप इन उपविषयों को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपके 4 अंक पक्के हैं। आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है दुनिया की शख्सियत आपके इन 4 नंबरों से हिला नहीं सकती अगर आपने व्याकरण पुस्तक के इन उपविषयों को अच्छे से याद कर लिया है। इसी तरह हमारे पास 2 नंबर पर देखिए, बड़ी कम मेहनत